मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का छठा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट पर आधारित आज का वीडियो लेक्चर नंबर 14 है, जो लास्ट टॉपिक है। आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि खारे पानी का प्रबंध किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से उपचार करके उसको अपन रीयूज कर सकते हैं, और मृदा के लवणीयता में किस प्रकार से इससे सुधार किया जा सकता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। अपन जानते हैं लवणीय तथा अम्लीय मृदा डायरेक्ट सभी प्रकार से सभी के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो उसको अपन किस प्रकार से मृदा में लवणीयता की मात्रा को कम करें। मान लो पानी की वजह से भी खारापना उत्पन्न हो रहा है, मृदा में क्या लवणता की मात्रा बढ़ रही है, तो पानी का किस प्रकार से अपन उपचार करें ताकि पानी की वजह से इस प्रकार से समस्या जनरेट नहीं हो। सिंचाई के क्या प्रोसेस रखें, सिंचाई कब करें, कितने अंतराल बाद में करें, तो काफ़ी चीज़ें इस टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद में लवणीय पानी है तो उसका उपचार का प्रोसेस क्या रहेगा। अब क्या उपचार किया जाता है कि उस पानी की लवणता को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, और उस दो बिंदुओं को अपन डिस्कस करेंगे। और फसल प्रबंध का लास्ट टॉपिक आपके रहेगा। तो 3 टॉपिक पे अपना डिस्कस आज है। तीनों टॉपिक को व्यवस्थित समझोगे और उसके बाद में इस पार्ट पर आधारित इस पार्ट की पीडीएफ में आपको बना के सेंड कर लूँगा। व्यवस्थित देखना, घर बैठ के अपना काम करते रहना। किसी भी प्रकार की कोई भी टॉपिक प्रॉब्लम या डाउट हो तो डायरेक्ट अंदर बात करके उस समस्या का समाधान करें और घर पे अपने बैठ के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बना रखें। देखिए, शुरुआत करते हैं खारे पानी का प्रबंध किस प्रकार से किया जाता है। तो खारे पानी के प्रबंध के लिए कुछ स्टेप दे रखे हैं। सिंचाई संतरण तैयार करना, पानी की मात्रा निर्धारित करना, समय निर्धारित करना, और लवणीय प्रभावित वृद्धि अवस्था को आइडेंटिफाई करना, कितनी वृद्धि हो रही है उसको जांचते रहना, और सिंचाई की विधि फुहारा विधि को प्रायोरिटी प्रदान करना। तो इस चीज को अपन देखते हैं, एक एक चीज पर अपने क्या रखा है, लैंग्वेजिकल मैटर दे रखा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, बाकी लैंग्वेजिकल मैटर है उसको अपन स्टडी करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अपन देखते हैं खारा पानी में कई प्रकार के लवण जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि लवणों की घुलनशीलता की वजह से पानी में खारापन बढ़ता है, और उनको निस्तारण अलग अलग विधियों को मेथड को अपन यूज करके उसको अपन रोक सकते हैं। कई प्रकार के रासायनिक उपचार करके भी रोका जा सकता है, तो डायरेक्ट करके खारे पानी को शुद्ध पानी में बदला जा सकता है। देखिए, खारा पानी शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में जहाँ सिंचाई की अधिक आवश्यकता रहती है, परंतु भूजल गुणवत्ता निम्न कोटि के होने के कारण से मृदा में लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपने देखा होगा शुष्क प्रदेश तथा अर्धशुष्क प्रदेश में जल की तो पहले से कमी होती है, परंतु फिर भी वहाँ पे सिंचाई करते हैं तो पानी में इतनी लवणता होती है कि उससे सिंचाई करने पर भूमि की ऊपरी सतह पर लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दिमाग बात रहेगा। अब तो इसके लिए किस प्रकार का फसल चक्र तैयार करना, उसको आपको दिमाग में रखना अनिवार्य हो जाता है कि फसल का पैटर्न क्या होना चाहिए, किस प्रकार से फसल तैयार करें। फसल चक्र वैसे आपको समझा रखा है। आगे वाले 12वें वीडियो लेक्चर में आपको समझाया कि अलग अलग फसल, एक फसल को छोड़ के दूसरी फसल इस प्रकार से बोए ताकि मतलब मृदा में लवणता की मात्रा को कम कर सकते हैं। अपन जैविक विधि के अंतर्गत आपने स्टडी की थी। अब देखिए, फसल चक्र तैयार करना क्या प्रोसेस होता है। फसल चक्र में सिंचाई का समय, मात्रा एवं अंतराल को सम्मिलित किया गया है। बिना पानी की मात्रा घटाए सिंचाई का अंतराल कम करने से भूमि की पानी के रिसाव को घटाया जा सकता है। कि बताया जा रहा है कि भूमि को आप सिंचाई कर रहे हो तो समय अंतराल को ध्यान रखते हुए उसमें पानी की क्वांटिटी को कम ज़्यादा करके भूमि में लवणता की मात्रा को घटाया जा सकता है। लवणीय भूमि में अधिक पानी देने से लवणों के निकालन में मदद मिलती है, परंतु सारी भूमि में जलमग्नता उत्पन्न हो जाती है। अतः सिंचाई से अधिकतम उपज क्षमता प्राप्त करने के लिए ऐसे समय सारणी तैयार करें जो भूमि के लिए उपयुक्त हो। इसमें सिंचाई के अंतराल को विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पौधों की बढ़वार उस अवस्था पर पानी की कमी होने पर उपलब्धता या उपजाऊपन पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। क्या बताया जा रहा है कि लवणीय मान लो मृदा है, लवणीय मृदा है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं। लवणीय मृदा है तो उसमें मतलब आप जितना पानी डालोगे, जितना पानी मान लो लवणीय मृदा है तो पानी जितना अधिक डालोगे उतने आप उस मिट्टी के लिए क्या होगा, फायदा देगा। क्यों? क्योंकि लवण निकाल की क्रिया द्वारा क्या नीचे चला जाता है। परंतु क्षारीय मृदा है, कैसी है? क्षारीय मृदा
क्षारीय मृदा होने पर आपने पानी की अधिकता बढ़ाई, क्षारीय मृदा है और उसमें आपने पानी की मात्रा आपने बढ़ाई तो मृदा पानी सूखेगी नहीं और क्या हो जाएगा, उल्टा जलमुक्त उत्पन्न हो जाता है, पूरा दलदल टाइप उत्पन्न हो जाता है। तब पहले मृदा की क्वालिटी आपको दिमाग में रखते हुए फिर बाद में पानी उसमें डालना अनिवार्य हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग पानी डालना कि मतलब उसमें समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो उससे सही संकर तैयार करने से पहले मृदा की प्रॉपर्टी चेक करना कि मृदा अम्लीय है या लवणीय है। लवणीय है तो उसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा डालो, खारा हो मीठा, उससे मृदा में लवण की मात्रा धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाती है। परंतु पहले से क्षारीय मृदा है तो ज्यादा पानी डालो तो क्या जाएगा, आपको फसल लिए पानी ज्यादा डालने से मृदा जलमुक्त टाइप हो जाती है, दलदल उत्पन्न हो जाएगा जो पौधे के विकास और फसल के विकास के लिए क्या डालेगा, विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है। और कभी कभार अपन सारी भूमि होने की वजह से अपन उसमें पानी डालते भी नहीं, मतलब सारी भूमि है उसमें पानी की आवश्यकता नहीं होगी तो पानी नहीं डालते तो उसकी वजह से भी पौधे क्या सूख जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, देखिए क्षारीय मृदा है तो उसको नहीं तो ज्यादा पानी डालना है और नहीं सूखापन रहना, नमी टाइप बनी रहे, भूमि कैसे बनी रहने चाहिए, नमी टाइप बनी रहे, ये आपको ध्यान रखते हुए अपना काम करना है। तो सिंचाई का ट्रेंड ये ध्यान रखिए कि पहले भूमि की प्रकृति आपको सेट करना अनिवार्य हो जाती है। आगे देखते हैं अपन, देखिए कि पानी की मात्रा क्वांटिटी एवं अंतराल कितना होना चाहिए उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। पानी की मात्रा एवं अंतराल, कम अंतराल पर हल्की सिंचाई करने से ऊसर भूमि की मिट्टी में लाभ पहुंचता है फसल को कि आपको समय अंतराल कम समय में बार बार पानी देते रहो। मान लो आज पानी दिया, 2-3 दिन बाद में वापस पानी डालो, वापस पानी डालते रहो, मगर पानी डालो कितना, कम डालो और कम समय तक कम अंतराल में कम पानी डालते रहो ताकि उससे क्या होगा, पौधे को मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पौधे को पानी की आवश्यकता उतना मिलता रहेगा और भूमि में दलदल टाइप भी उत्पन्न होगा, आसानी से भूमि क्या हो जाएगी, उसमें सुधारीकरण हो जाता है, फसल आसानी से तैयार हो जाती है। बाकी आपने डायरेक्ट एक साथ में पानी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया तो वहाँ पे दलदल उत्पन्न हो जाएगा और फिर बाद में वो पौधे विकसित नहीं हो पाएंगे, जल दाग लग जाने की वजह से पौधे क्या हो जाते, मर जाते हैं। अगला बिंदु आ रहा है आपके समय का क्या इसमें रोल रहता है। समय तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ के लिए समय होता है और समय हाथों से निकल जाता है तो फिर बाद में मटेरियल सारा क्या समाप्त हो जाता है। तो देखिए किस समय खारे पानी का अपने क्या प्रबंध रखना चाहिए, कब डालें, किस प्रकार से किया जाए, तो उसको आपको दिया जा रहा है समय। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं आप, देखिए ऊसर भूमि में अधिकतर फसल को औसत उपज प्राप्त करने के लिए मिट्टी में 50% नमी पहुंचने तक से पूर्व ही पानी उपलब्ध करवाना उचित माना जाता है। मान लो मिट्टी में आपके क्षारीयता की मात्रा दी गई तो उसको एकदम सूखा ठंडक टाइप नहीं होने देना, एकदम के मतलब पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं, एकदम जमीन तो से सूख गई और उस टाइम में पानी डालेंगे, ऐसा नहीं। पानी उस टाइम में डालो जब मृदा में थोड़ी बहुत नमी देखने को मिले, तब वापस थोड़ा सा पानी और डाल दो, फिर वापस मैंने बताया कुल मिला के कम समय में, कम मात्रा में और कम अंतराल के अकॉर्डिंग पानी मृदा में देते रहना चाहिए। खारा पानी हो चाहे मीठा पानी हो, आपके सारी भूमि है, कैसी सारी भूमि है तो इसको कम मात्रा में कम समय में बार बार पानी देते रहना चाहिए ताकि उससे फसल की उपजाऊता भी बढ़ती है और मृदा की गुणवत्ता में क्या आता है, सुधार आता है। बाकी आपने लंबे समय का अंतराल लिया तो फिर बाद में वो सेट नहीं हो पाएगा। अगला बिंदु देखेंगे अपन, लवण प्रभावित अवस्था की वृद्धि किस प्रकार से हो जाती है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हुए। सिंचाई के लिए सतर्क क्या होना चाहिए कि मान लो लवणीय मृदा तो उसमें पानी ज्यादा डालो और फसल चक्र घुमाते रहिए और क्षारीय मृदा पानी की मात्रा कम परंतु नमी बनी रहे, इस प्रकार से आप फसल को सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग पानी डालते रहो और कम समय में कम मात्रा में पानी बार बार उसको पौधों को पिलाते रहे ताकि उससे फसल उत्पादन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। अब चौथा पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लवणीय प्रभावित मृदा किस प्रकार से इफेक्ट करती है और उस पे साथ ही क्या इफेक्ट लगता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए लवण प्रभावित वृद्धि अवस्था, सभी फसलें वृद्धि की विभिन्न अवस्था में एक समान लवणता सहन नहीं कर सकती है। जहाँ भूमिगत जल लवणीय हो वहाँ लवण प्रभावित अवस्था पर लवणीय जल का प्रयोग न करें क्योंकि लवण से अधिकता होने से फसल को बचाया नहीं जा सकता है। क्या बताया जा रहा है, लवणीय प्रभावित
वृद्धि की अवस्था में पौधों पर डायरेक्ट विपरीत प्रभाव पड़ता है। पहले से मृदा में लवणता की मात्रा अधिक है और उल्टा आप ऊपर से क्या डाल रहे हैं, खारा पानी, तो फिर वहाँ पे पौधा का विकास होना संभव नहीं है। पौधे क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे और मर जाते हैं पौधे, और वहाँ पे इस प्रकार का पानी प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता है। खारे पानी वहाँ पे नहीं डाले, क्योंकि मिट्टी में पहले से लवणता की मात्रा अधिक है और आप उल्टा खारा पानी डालोगे और लवणता बढ़ जाएगी और पौधे के विकास पर क्या डालेगी, विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। अगला बिंदु आप क्या रहे हैं, सिंचाई की विधि। सिंचाई की विधि बेटर रहती है सारी भूमि के लिए, फुहारा विधि को बेटर बताया गया है। नमी भी बनी रहती है, पानी ज़्यादा मात्रा में भी वेस्ट नहीं होता है और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार पानी आता रहता है और पौधा का विकास सही रूप से होता है। दिमाग बात रहेगी। देखते हैं अपन उष्ण भूमि के सुधार में सिंचाई के तरीकों को भी प्रभाव इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसका भी डायरेक्ट प्रभाव देखने को मिलता है। गलत विधि से सिंचाई करने पर जल निकास खराब हो जाता है, भूमि और अधिक खराब होने की संभावना रहती है। क्षारीय मृदा में चुकंदर, शलगम पर फुहारा विधि तथा सतही विधि का प्रयोग उचित माना जाता है। जितनी भी सारी मिट्टी वहाँ पे सतही सिंचाई की तुलना में फुहारा विधि को अधिक माना जाता है। सतही का मतलब क्या, किवाड़े बना क्वारियाँ बना के उसमें पानी भर देते हैं, तो वो उचित नहीं माना जाता है। थोड़ा बहुत पानी आप सिंचाई फुहारा से बूंद बूंद या टपकन विधि द्वारा देते रहो और उससे पौधे का विकास होता रहेगा अपने आप। पर्याप्त परिणाम के आधार पर फुहारा सिंचाई से सतह सिंचाई की तुलना में अधिक उपजाऊ माना गया और अधिक प्रभावशाली भी है। कौन सी, फुहारा विधि को प्रायोरिटी देना, तो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट भी कर दिया। सिंचाई की विधि कौन सी होनी चाहिए, फुहारा विधि या बूंद बूंद विधि के द्वारा पौधों की सिंचाई करना उचित माना जाता है। इस प्रकार से गेहूं, जौ, बहुअधिक लवणीय जल का भी फुहारा विधि से प्रयोग करके सफलतापूर्वक फसल प्राप्त कर सकते हैं। इससे पानी उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है, परंतु इस पानी का प्रयोग बाजरा तथा कपास में हानिकारक प्रभाव देखा गया है। गेहूं तथा जौ के लिए किसी पर पानी डालो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, परंतु बाजरे व कपास के लिए आपने लवणीय खारे पानी का प्रयोग कर रखा है तो वो फसल उत्पन्न होना पॉसिबल नहीं है। तब अपन देखते हैं ज़्यादातर बाजरी कहाँ हो जाती है, वर्षा ऋतु में हो जाती है, क्योंकि वर्षा का पानी मीठा होता है और खारे पानी से जहाँ पे भूमि में कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे बारिश के समय में मीठे पानी से बाजरी आपकी तैयार हो जाती है। तो बाजरे के लिए अनुकूल पानी कौन सा है, मीठा पानी नेसेसरी है, खारे पानी से उसका इफेक्ट विपरीत होता है। अतः संवेदनशील फसलों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे पत्तियों को खराब होना और फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। खारे पानी का प्रयोग ओनली फॉर गेहूं तथा जौ की फसल के लिए कर सकते हैं, परंतु बाजरे की फसल व कपास के उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने है तो खारा पानी उचित नहीं माना गया है। अगला अपने बिंदु आ रहा है लवणीय जल का उपचार कैसे किया जाए। अब मान लो खारा पानी है, उससे आपने प्रबंध तो कर लिया, अब उसको किस प्रकार से उपचार किया जाता है। उपचार के लिए अपने कुछ बिंदु दर के उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अगला अपना बिंदु है वो है लवणीय जल का उपचार। लवणीय जल का किस प्रकार से उपचार किया जाए, उसको किस प्रकार से सुधारीकरण कर सकते हैं अपन, तो उसके लिए पहले बताया जा रहा है अच्छे जल के साथ तनुनीकरण करें। मान लो आपका पानी खारा है, खारे पानी को मीठे पानी के साथ सप्लाई करके दोनों को इंटरमिक्सिंग करके फिर बाद में पानी को खेत में सप्लाई करें, ताकि उसका आपके फसल पर डायरेक्ट प्रभाव देखने को नहीं मिले। तब हमेशा आपने देखा भी होगा कि जहाँ पे खारा पानी होता है वहाँ पे बारिश ऋतु का पानी को कुएं के अंदर पूरे खेत का पानी को एकत्रित करके कुएं में डाला जाता है, ताकि वो क्या हो जाए, मिक्सिंग हो जाए और पानी की जो आपके लवणता की मात्रा वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और उसका फसल पर विपरीत प्रभाव कम हो जाएगा। तो हो सके अच्छे पानी या गुणवत्ता वाले पानी को लवणीय पानी से तनुनीकरण करें। तनुनीकरण का मतलब होता है तनुनीकरण और सांद्रीकरण, दो वर्ड आपके आते हैं, दोनों को मैंने समझा रखा है। तनु का मतलब आपके विलय की मात्रा उसमें कम हो जाएगी, खारे पानी की मात्रा एकदम घटाना और पानी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और सांद्र का मतलब मात्रा बढ़ जाती है, विलय की मात्रा ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं अपन सांद्र, और विलय की मात्रा जिसमें कम होती है वो होता है तनु। देखिए लवणीय जल को समान अनुपात में अच्छी जल के पानी जैसे ट्यूबवेल, तालाब, नहर के साथ में मिलाकर ही प्रयोग करना उचित माना जाता है। कि मान लो आपके खेत का पानी खारा है तो उसको डायरेक्ट आप प्रयोग नहीं करके उसके साथ में तालाब का पानी है या नहर का पानी है या अलग कहीं का ट्यूबवेल का पानी है उसके साथ में मिक्सिंग करके फिर बाद में खेत में पानी की सप्लाई दे। डायरेक्ट आपके खेत का पानी खारा है तो उसको खेत में नहीं बोए, बाकी खेत में लवणता की मात्रा बढ़ेगी। लवणीय जल व अच्छी किस्म के जल को यदि एकांतरित प्रयोग करें तभी भी
अधिक उपज प्राप्त होती है, जैसे एक सिंचाई लवणीय जल से और दूसरी सिंचाई ट्यूबवेल के जल से करें, कि आप अल्टरनेट भी काम कर सकते हो। एक बार मान लो पहले आपने सिंचाई कर दी अम्लीय या लवणीय पानी से और दूसरी बार वापस कर लो शुद्ध पानी से, तो इस प्रकार से अल्टरनेट आप स्टेप अपना के भी आप फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से पानी से भी लवणीयता की मात्रा को कम किया जा सकता है, न्यूनीकरण करके भी। अब आ रहा है सेकंड स्टेप, आ रहा है सुधारी कारकों से उपचार करके जल का सुधारीकरण कैसे होता है वो देखिए। सुधारक कारकों से उपचार करके भी जल को शुद्धिकरण किया जा सकता है। ज़्यादा अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट युक्त पानी को लगातार प्रयोग से मिट्टी की पीएच का मान तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मृदा के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में क्या आती है, गिरावट आ जाती है। इन विकारों को सुधारक जैसे जिप्सम के अलावा गंधक अम्ल, पायरेट, ब्रसमेंट, बेसिक स्लग, गोबर की खाद आदि का प्रयोग करके भी कम किया जा सकता है। ये क्या सुधारक बताया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के अम्लीय पदार्थ, जो आपने अम्लीय पदार्थ देखे थे शुरू में जो वीडियो लेक्चर 2-3 में आपने पढ़े थे, तो वो साथ उनको आप अप्लाई करके भी मृदा जल के आपके अम्लीयता की मात्रा को कम कर सकते हैं। सिंचाई जल में जब अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा 2.5 मिली तुल्यांक लीटर से ज़्यादा हो जाती है, तब जिप्सम का प्रयोग लाभदायक माना जाता है। जिप्सम का प्रयोग कब करें, कि जब सिंचाई जल में 2.5 मिली तुल्यांक ग्राम प्रति लीटर सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाती है, तब उसमें जिप्सम का प्रयोग करना उचित माना जाता है। दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं, जल के 1 मिली प्रति इकाई लीटर अवशेष सोडियम बाइकार्बोनेट को उदासीन करने के लिए 25 किलोग्राम शुद्ध जिप्सम की आवश्यकता होती है। कृषि के लिए उपयुक्त जिप्सम 70 से 80% शुद्ध होता है। इस प्रकार जिप्सम की कुल मात्रा फसल में प्रयुक्त सिंचाई की संख्या तथा अवशेष सोडियम कार्बोनेट की मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, उसका अलग अलग प्रकार का इफेक्ट होता है और उसको अलग अलग प्रकार से उसका सुधारीकरण अपन कर सकते हैं। दिमाग बात रहेगी। जो मैटर बताया जा रहा है सुधारक कौन कौन से, तो मैं एक बार आपके सामने रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। देखिए, सुधारक उपचार के रूप में आपके काम आ सकते हैं जिप्सम, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल, पायरेट, परसमेंट, गोबर खाद आदि इसको अपन मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग करके पानी की गुणवत्ता को अपन क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लवणता की मात्रा को घटा सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट लिखा मैंने कि 2.5 मिली तुल्यांक की ग्राम मान लो आपके प्रति लीटर पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा है, देन आपको जिप्सम का प्रयोग करना उचित माना गया है। बाकी फिर जिप्सम का प्रयोग नहीं किया तो फिर और आपके उसमें सोडियम की सारकता की मात्रा बढ़ जाएगी और मृदा क्या हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी, तो इसमें जिप्सम प्रयोग करें। अब जिप्सम का प्रयोग कितना कब करना रहा, कि मान लो जल उसका मृदा का आपको क्या बना रहे हो, जलीय विलयन बना रहे हो और उसमें 1 मिली तुल्यांक प्रति लीटर आपके सोडियम बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा देखने को मिलती है, तब 25 किलो प्रति हेक्टर या प्रति ग्राम के अकॉर्डिंग प्रति लीटर के अकॉर्डिंग उसमें 25 किलो जिप्सम पूरे खेत में डालना नेसेसरी हो जाता है। 25 किलो जिप्सम को खेत में फैलाओगे और उससे पानी क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि लवणीय जल का सुधारीकरण किस प्रकार से करते हैं, उसका अलग अलग प्रोसेस था। अब अगला बिंदु आपके आ रहा है फसल सुधार, उसके लिए 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, उसको आप डिस्कस करोगे। देखिए, लवणीय जल से सिंचाई करने पर 20% से अतिरिक्त बीजों का प्रयोग करना उचित माना जाता है। बुआई के तुरंत बाद में 2-3 दिन में सिंचाई देने से अच्छा अंकुरण होता है। मान लो आप लवणीय जल से सिंचाई कर रहे हो तो वहाँ पे बीज बोओगे तो उसकी तुलना में क्या 2 से 20%, 20 से 30% बीज अधिक बोए, ताकि कुछ बीज उसमें क्या हो जाते हैं, लवणीय पर जल से खराब हो जाते हैं। और फिर बाद में 2-3 दिन बाद में पानी भी देना चाहिए ताकि समय पर उनका क्या हो जाए, अंकुरण हो जाए। बाकी आपने पानी नहीं दिया फिर बाद में क्या हो जाएगी, फसल खराब हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, कार्बनिक खाद जैसे हरी खाद, गोबर खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि मृदा में लवणता की मात्रा डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, पौधों की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था एवं बुआई से पूर्व अच्छी किस्म के जल का प्रयोग करना लाभदायक माना जाता है। फिर बाद में मान लो इसमें आप पानी किसी भी प्रकार का दो उसका कोई इफेक्ट नहीं, परंतु खेत में प्रारंभिक आपने फसल रोपण कर रखा है तब बीज अंकुरण के समय उसमें आपको शुद्ध पानी देना उचित माना गया है। लवण सार रोधी फसल एवं किस्मों का चयन करके लवणीय क्षेत्र में
फसलें उगाना ये उचित माना जाता है। इस प्रकार से आपने डिस्कस किया कि छठा पार्ट आपके बड़ा पार्ट है, लेंथी पार्ट है, 6 नंबर का पार्ट है और इस पार्ट से आपके व्यवस्थित अच्छा प्रश्न आपको पूछा जाता है, या तो उसके इफेक्ट बताओ या मद्दा विग्रह लिखो। तो सिंपल सा प्रोसेस आप व्यवस्थित इस पार्ट में समझना, जो भी मैटर समझना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके आप समस्या का समाधान करोगे और घर पे रह के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखें, ताकि किसी भी प्रकार को मान लो ऑनलाइन क्लास में आपको मैटर उपदेश करवाए जा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में आप जब भी लगेगी तो उसको आप वीडियो लेक्चर को देख के आसानी से अपने मैटर को मान लो नहीं आते समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये था आपका छठा पार्ट, पढ़ोगे घर पे, इसकी PDF मैं आज बना के आपको सेंड कर लूँगा। घर पे बैठ के अपना काम करते रहोगे, व्यवस्थित पढ़ाई करनी है और किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट डाउट है पूछोगे आप। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ताकि नए अपलोड होने वाले वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहेगा। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहें और शेयर करने से आप जैसे और आपके भाइयों को फायदा मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।